आप सभी को मेरा नमस्कार। वैदिक अमृत थेरेपी और हीलिंग टेक्निक की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश धनगर है। मैं पिछले 20 वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इसके अलावा मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, न्यूमरोलॉजिस्ट और ज्योतिष के क्षेत्र में भी काम करता हूं। वैदिक चिकित्सा पुरातन तकनीकें हैं जो हमारे दादा दादी या नाना नानी इस्तेमाल करते थे। हमारे घर का माहौल ऐसा रहा कि बचपन से मैं इन्हीं चीज़ों में पला बड़ा हूँ। मैंने जब इनके लाभ देखे तब मैंने क्योंकि मैंने डॉक्टरी कर रखी है तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चालू किया और मैंने इसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज़ पुरातन काल से चली आ रही है और जिसके बेहतरीन रिजल्ट हैं वो भी बिना किसी ज़्यादा साइड इफेक्ट के, तो उसका प्रयोग क्यों ना करके देखा जाए और लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाए। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया है। आज की डेट में हम सभी लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। उसमें बीपी है, शुगर है, थायराइड है, ये कॉमन कॉमन रोग हैं जिनके लिए हमें पूरे जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अगर हम अपने शरीर की आंतरिक अवस्था को समझ जाएं, हम अपने शरीर के वर्किंग पैटर्न को समझ जाएं, तो हम इन रोगों से काफी हद तक बचे रह सकते हैं। इवन मेरा मानना यह है कि अगर सही डायग्नोसिस है तो ये रोग 3 से 6 महीने में खत्म हो जाते हैं। अब बात उठती है कि अगर रोग ठीक हो जाते हैं तो दवाई क्यों खाई खाई जाती है और पूरी जिंदगी भर खानी पड़ती है। उसका कारण यह है, पहला, हम खुद ये नहीं जानते कि हमारे शरीर की कार्यप्रणाली है, और दूसरा, कोई हमें बताने वाला, जागरूक करने वाला व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये बताए कि हमारा शरीर किस पैटर्न पर काम करता है। आप लोग जानते होंगे, देखा भी होगा आपने, अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लें तो उल्टी जैसी फीलिंग आने लगती है, गैस बनती है, पेट में दर्द, मरोड़े आते हैं। कभी अगर ढंग से मोशन पास ना हो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा प्यास लगी हो और पानी पीने को पानी ना मिले तो चक्कर आना और बेहोशी तक हो सकती है। अब देखा जाए तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर यही चीजें हमारे दैनिक जीवन में घटती हैं जो हमारे शरीर में बीमारी का कारण बनती है। तो मेरी कोशिश यहाँ पे ये है कि आप सब लोगों को, जो इस चीज को जानने के इच्छुक हैं, उन लोगों को इन चीजों से वाकिफ कराऊं। इसके लिए ये जरूरी है कि आप लोग प्रकृति के नियमों को, सिद्धांतों को जाने और समझें। क्योंकि जब तक हम प्रकृति को नहीं जानते होंगे तब तक हम उसकी तुलना अपने शरीर के साथ नहीं कर सकते, और जब तक शरीर से उसकी तुलना नहीं करेंगे हम रोगों को नहीं समझ सकते। अगर हम ध्यान पूर्वक देखें, या हजारों वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान है, तो भगवान क्या है? भगवान एक आस्था का प्रारूप है। और दूसरा, अगर चिकित्सीय दृष्टिकोण से देखें तो भगवान का अर्थ है भूमि, गगन, वायु, नीर और अग्नि। अगर हम भगवान के सही अर्थों को समझें तो हम अपने जीवन को कष्ट रहित आसानी से बिता सकते हैं। अब यहां पे बात आई कि भूमि, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ये पंच महाभूत कहने सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर समझ नहीं आते कि आखिर ये है क्या। जैसा मैंने बताया, इसके लिए हमें तीन चीजों को जानना बेहद जरूरी है। पहला है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है कि संसार में कौन सा तत्व किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है या बनाया गया है।
वो अपने कार्य को उसी तरीके से देगा और करेगा, उसका प्रभाव हमेशा एक समान रहेगा, ये कभी नहीं बदलता। जैसे सूर्य का अपने नियमित समय पर उगना और डूबना, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत 19-20 परिवर्तन आता है, वो पृथ्वी की गति पर निर्धारित करता है, पर यह भी प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप ही होता है। चंद्रमा का अपने स्थान पर उगना और डूबना, पानी का ठंडा होना, जमीन का हमारे अत्यधिक वजन को सहन कर लेना, ज्वालामुखी का फटना, उसमें से बहुत सारे मिनरल्स और स्टोन्स वगैरह निकलते हैं, ये भी एक प्राकृतिक घटना है, प्रकृति का स्वरूप है। इसी तरीके से दूसरी बात आती है मौसम। प्रकृति के हर कोने पे अलग अलग प्रकार के मौसम हैं। यदि हम प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो भारत में भी मौसम जो है वो अलग अलग प्रकार के। दिल्ली का मौसम ड्राई है, बॉम्बे में आप जाते हैं तो देखो यहाँ भी लगा हुआ है, लगा अपने आप क्लीन कर दूंगी। अपना फोन ऑफ कर लीजिए। मत कर। डॉक्टर साहब आप ही सभी को म्यूट कर दीजिए। मैंने करा है म्यूट। राजस्थान देखें तो बेहद गर्म है। ऐसे ही अगर हम उड़ीसा की तरफ जाते हैं तो वहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह है। तो हर जगह का अपना मौसम है। तो भारत में कुल मौसम की संख्या जो है 6 प्रकार मानी गई है। इन 6 प्रकार के मौसम को 2 हिस्सों में बांटा गया है, आदान काल और विसर्ग काल। इसी के अनुरूप हमारे त्योहार होते हैं, इसी के अनुरूप हमारे शरीर में रोग आते और जाते हैं, इसी के अनुरूप हमारे शरीर में वृद्धि और ह्रास होता है। तो मौसम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप अपने शरीर की आंतरिक स्थिति का अनुमान लगाना चाहते हैं तो आप देखिए आपके घर के पार्क की जमीन कैसी है, वहां की मिट्टी पे जो भी प्रभाव आएगा आप पाएंगे वही घटना आपके पेट में भी घटती है। इसी को ग्रंथों में यह बोला गया है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अगर हम इसको उल्टा देखें तो जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है। अगर हम इस सिद्धांत को मानकर चलते हैं तो हम आसानी से अपने शरीर के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है जीव। पहला प्रकृति, दूसरा वातावरण और तीसरा है जीव। जीव जो है 2 प्रकार के हैं, एक मनुष्य, ये भी एक जीव है, पर ये अपने आप को जीवों से ऊपर मानता है, तो हम इस श्रेणी को अलग रखते हैं और बाकी दूसरी कैटेगरी में सारे जीव आ जाते हैं, जिसमें एक कीड़े से लेकर सामिश और निरामिष दोनों प्रकार के जीव शामिल होते हैं। तो अगर हम इनको एक ही कैटेगरी में रखें, मनुष्य और जानवरों को, तो ये जीव की कैटेगरी है। तो प्रकृति 2 चीजों को सदा बराबर के तराजू पर तोलती है, एक तरफ वनस्पति यानी मौसम और दूसरी तरफ जीव। जब इनमें से कोई भी एक चीज अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगे तो प्रकृति का विनाश आरंभ हो जाता है। प्रकृति उसी के अनुरूप अपने व्यवहार में अंतर लाती है और बढ़ती हुई चीज को नष्ट कर देती है। आपने देखा होगा जब ज्यादा मनुष्य की संख्या बढ़ने लगती है तो या तो उनमें आपस में युद्ध हो जाते हैं या कोई प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी आ जाती है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को निकल जाती है। इसी तरीके से जब जंगल बनने लगते हैं, बहुत ज्यादा जंगल होने लगे, वहां पे मनुष्य की पहुंच नहीं है, तो वहां पे प्रकृति बैलेंस करने के लिए उन जंगलों में आग लगा देती है। तो ये प्रकृति का जो सिद्धांत है संतुलन को बनाए रखना, हमें सिर्फ इसी सिद्धांत को जानना, समझना और सीखना है। अगर हम इसको जान गए
अगर हम इसको फॉलो करें तो अपने रोगों से बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। अब यहां पे बात आती है कि हम इसको समझे कैसे कि प्रकृति हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। तो यहाँ पे अगर हम प्रकृति को एक पुरुष मान के चलें, मतलब एक व्यक्ति, एक अलग एंटाइटी मान के चलें, तो प्रकृति का काम है निरंतर बदलाव। जो चीजें निरंतर बदलती रहती हैं, केवल वही चीजें प्रकृति में टिकी रहती हैं। जिस चीज में, जिस जीव में या वनस्पति में बदलाव नहीं है, वो समय के साथ नष्ट हो जाती है। अब यहाँ पे प्रकृति का अनुमान जो है वो सूर्य की गति पर निर्धारित माना जाता है। सूर्य एक तारा है जो लगातार हमें ऊर्जा और रोशनी देता है। ये अपने केंद्र पर अवस्थित है। पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर काट रही है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर काट रहा है। जब पृथ्वी घूमती हुई सूरज की तरफ मुख करती है तो जितने भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां पे दिन होता है, और जहां सूर्य की किरणें नहीं पड़ती वहां रात होती है। इसी तरीके से चंद्रमा का भी प्रभाव देखा जाता है। पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है, सॉरी 364 दिनों में सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा लगभग 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये एक डॉक्टर स्लाइड चेंज करेंगे क्या? स्लाइड जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, नहीं, ये पहली स्लाइड। नहीं, अभी स्लाइड शुरू नहीं हुई है। अच्छा। हाँ जी, अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं, तो एक बार बेस क्लियर हो जाए फिर मैं स्लाइड्स भी लेता हूँ। तो जैसे जैसे पृथ्वी अपने स्थान से आगे बढ़ती जाती है, दिन और रात की प्रक्रिया चलती रहती है, और जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है तो वो एक वर्ष कहलाता है। इस एक वर्ष के दौरान पृथ्वी कभी सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक और कभी बहुत ज्यादा दूर होती है। यही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, दो अवस्थाएं होती हैं, आदान काल और विसर्ग काल। ये क्रिएट होती है। अब पृथ्वी अपने स्थान पर 23 अंशों पर झुकी हुई है, जिसके कारण कुछ स्थान विशेष पर ही मौसम का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 6 ऋतुएं लगती हैं, पर अगर मैं बात करूं अंटार्कटिका की तो वहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। यानी वहां पर केवल दो ही ऋतु हैं, सर्दी और गर्मी। हालांकि वहां गर्मी में भी पूरी गर्मी नहीं होती। इसी तरीके से अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहां 4 मौसम है, सर्दी, गर्मी, बसंत और बरसात। इसी तरीके से भारत में अगर हम बात करें और विशेषकर उत्तरी भारत में बात करें तो यहाँ पर 6 ऋतुओं का विकास होता है या 6 ऋतुएं बनती हैं। सबसे पहले है भीषण सर्दी, उसके बाद वसंत ऋतु, उसके बाद भीषण गर्मी, उसके बाद वर्षा ऋतु, सॉरी, हाँ वर्षा ऋतु, उसके बाद हेमंत और फिर शिशिर। तो इस प्रकार ये 6 ऋतुओं का जो निर्माण होता है, इसी के अनुरूप हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं। हमारा शरीर वातावरण से जो भी तालमेल बैठाता है उसी के अनुसार हमारे शरीर में पंच महाभूतों में परिवर्तन होता है। पंच महाभूत को हम दो तरीके से देख सकते हैं। नंबर एक, हमें अपने पितरों से, अपने पेरेंट्स से क्या मिला, और नंबर दो, हम वातावरण में किस प्रकार से रह रहे हैं। तो जब इन दोनों चीजों का कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति की प्रकृति क्या है। तो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे एलोपैथी के अंदर हम ये देखते हैं कि बॉडी में इम्यूनिटी कैसी है। आयुर्वेद में हम देखते हैं वात पित्त कफ कैसा है। होम्योपैथिक में हम वात पित्त कफ को दूसरे नामों से जानते हैं, साथ ही साथ हम उसमें रक्त की कंडीशन देखते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रक्त और रस को दूषित होने की अवस्था को रोक मानती है। तो इस प्रकार हजारों प्रकार की प्रकृतियां हैं जो अपने अपने तरीके से रोग की व्याख्या करती हैं और उसी के अनुरूप चिकित्सा प्रदान करती है। तो वैदिक चिकित्सा जो है, इसके अंतर्गत ग्रहों की अवस्थाओं को लिया गया। ये वो टोटके कह सकते हैं हम, ये वो टोटके हैं जो किसी समय पर हमारे दादा दादी, नाना नानी इत्यादि अपनाते थे। जैसे कान में तेल डालना,
नाक में तेल डालना, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, इनके पीछे वैज्ञानिक आधार हैं। अगर हम आधारों को समझ सकें तो हम आसानी से अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी विशेष दवाइयों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, केवल शरीर की प्रकृति को समझने की जरूरत होती है। मैं फिर प्रकृति पे लौटता हूं। प्रकृति ने दो चीजों का निर्माण किया। एक, उसने वनस्पति बनाई जो मौसम के साथ चलते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरा, उसने जीव बनाया जो मौसम के विपरीत चलते हैं और नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। दोनों की एक दूसरे पे निर्भरता है। पौधों से, वनस्पति से जीव अपना भोजन प्राप्त करता है। ये पंचांग के रूप में लेता है, जिसमें उसकी जड़ हो गई, फल हो गया, फूल हो गया, पत्ता हो गया और लकड़ी हो गई। इसी तरीके से मनुष्य जब मरता है तो या तो उसे दबा दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, या उसे जला दिया जाता है। दोनों ही अवस्थाओं में उसकी बॉडी के जो केमिकल कंपोनेंट्स बच जाते हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी या पानी के माध्यम से पौधों को ही मिलते हैं। इस प्रकार ये जो चक्र है चलता रहता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दूसरी निर्भरता जीवित अवस्था में होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जीव ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरीके से जब मनुष्य को इन चीजों का ज्ञान हुआ कि वनस्पति और जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, मनुष्य का भोजन वनस्पति पे बहुत हद तक निर्भर करता है, ऐसी अवस्था में उसने पौधों से या वनस्पति से औषधियों का निर्माण करना सीखा। औषधि का अर्थ हुआ जो उस अवस्था विशेष में जब रोग या अनकंफर्टनेस शरीर में आई हुई है उससे निजात दिलाते। जैसे किसी को पेट में गैस बनती है तो व्यक्ति अजवाइन अगर फाँक ले और ऊपर से एक गिलास गर्म पानी पी ले तो गैस निष्कासित हो जाती है। किसी को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, किशमिश और मुनक्के यदि नियमित रूप से महीना डेढ़ महीना खा लिया जाए तो शरीर में नया खून बन जाता है और गर्मी लगने लगती है, ठंड कम लगने लगती है। इस तरीके से ये छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग स्वस्थ रहने के लिए किया जा सकता है, परंतु इन टिप्स का प्रयोग करते हुए थोड़ी सी सावधानियों की जरूरत होती है। जैसे बचपन में भी हमारे जो दादा दादी थे वो आंखों में पकड़ पकड़ के काजल लगाते थे। काजल क्या करता है? आंखों को रेडिएशन से बचाने का काम करता है। कानों में तेल डालते थे, काम क्या करते हैं? किसी भी बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते। आपने देखा होगा जब भी अचार डलते हैं या तेल जो है वो खुद अपने अपने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनको हजारों साल रखे रहो, अगर शुद्ध तेल है तो ये खराब नहीं होता। तो ये अपने अपने प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर हम कान में तेल डालते हैं तो हमारे कान में बैक्टीरिया पनपेगा नहीं। तो डॉक्टर ये क्यों कहते हैं कि आप कान में तेल मत डालिए? उसके पीछे भी लॉजिक है। अब देखिए, हम केमिकल के जमाने में जी रहे हैं। हमने कान में तेल डाला और अगले दिन हमने सिर धो लिया शैम्पू से या साबुन से, तो केमिकल जो है वो निकल के कहीं ना कहीं तेल के कांटेक्ट में आएगा, सॉपिफिकेशन की प्रक्रिया घटेगी और कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। तो डॉक्टर अपनी जगह सही है और हमारे दादा दादी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो मुल्तानी मिट्टी और मिट्टी से सिर धोते थे, वो केमिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो आपने देखा होगा उनके बाल बहुत अधिक उम्र तक भी सही सलामत रहते थे और बहुत देर में काले होते थे, सफेद पड़ते थे। तो अगर हम उन सिद्धांतों को, उन नियमों को अपनी लाइफ में लाएं और सही प्रकार से उनका प्रयोग करना सीखें तो हम भी वो सब पा सकते हैं जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वस्थ रहना। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हालांकि आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हुआ है, बट अब क्लास शुरू करते हैं और उसमें मैं आपको प्रकृति और मनुष्य को साथ साथ लेके चलेंगे। एक बार बेस क्लियर हो जाएगा फिर हम उसको धीरे धीरे अलग करेंगे।
हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसकी प्रकृति द्वैत है। द्वैत अर्थात दो रूपों वाली प्रकृति है। हम टाइमलाइन की किसी भी शाखा में हैं। हमारा स्वास्थ्य क्योंकि माता पिता से मिलता है, जो भी हमें प्रकृति मिली है, वात की मिली है, पित्त की मिली है, कफ की मिली है, जो भी प्रकृति हमें मिली है, हमें उसी से संबंधित रोग होंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी जो भी प्रकृति होगी, जो आपकी पेरेंट की प्रकृति होगी, आपके रोग उसी प्रकार के होंगे। अगर आप कफ प्रकृति के हैं, आपको सर्वप्रथम कफ के रोग मिल लगेंगे, उसके बाद रोग बिगड़ते हैं। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, आपको सर्वप्रथम पित्त के रोग लगेंगे। अगर हम इन रोगों का उपचार कर लें जो हमारी प्रकृति के अनुरूप हैं, तो हम आने वाले बड़े रोगों से, जिसे हम क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं, उनसे हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, इनको क्रॉनिक रोगों में रखा जाता है, क्योंकि एक बार अगर ये शरीर में आ गए तो जाते नहीं है। जबकि ये रोग हमारी अनियमित जीवन शैली का देन है। अगर हम इसको समझ जाएं कि हमारा शरीर हमसे क्या मांग रहा है, तो हम इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। और बिलीव कीजिएगा, अगर आप सही से उपचार करते हैं अपने शरीर का, तो 3 महीने में रोग ठीक होते हैं। अगर गलती होती है तो ज्यादा से ज्यादा 9 महीने लगते हैं। ये तीनों प्रकार के रोग, बीपी, शुगर, थायराइड, हमारे शरीर में 9 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। तो द्वैत प्रकृति का अर्थ है दो रूपों वाला। संसार सारा दो रूपों में है। अगर हम उस दो रूप को समझ सके तो हम आसानी से अपने शरीर को, अपने रोगों को समझ सकते हैं। अब अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी पर इसके भी दो कोने होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण। उत्तर का जो कोण है वो ठंडा होता है, वहां से ऊर्जा का आगमन होता है। दक्षिणी कोण गर्म होता है और यहां से ऊर्जा का निष्कासन होता है। अगर हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऊर्जा आती है तो हम एनर्जेटिक रहते हैं, और अगर हमारे शरीर से बिना किसी व्यवधान के ऊर्जा निकल जाती है तो भी हम स्वस्थ रहते हैं। तो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में इसको अलग अलग तरीके से बताया और समझाया गया। हम यहाँ पे वैदिक सिद्धांत लेके चल रहे हैं, तो वैदिक के अनुसार बात करेंगे। हमारे शरीर में दो प्रकार की कार्य प्रणाली मुख्य रूप से काम कर रही है, वो है रक्त और लसिका प्रणाली। रक्त लेफ्ट टू राइट चलता है, ऊपर से नीचे चलता है। रक्त के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक पोषक रक्त जो लाल रंग का रक्त नलिकाएं चलती हैं, और दूसरा गंदा रक्त जो नीले रंग का होता है, जो वेन्स में बहता है। दोनों प्रकार का जो रक्त है वो ऊपर से नीचे की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। वहीं जो लसिका है, ये बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है। ये ब्लड में से गंदगी लेके हमारे जो एलिमिनेशन सिस्टम है, जो गंदगी बाहर फेंकने के रास्ते हैं, वहां पर इनको पहुंचाती है। वो है लसिका, जो रक्त की बिल्कुल विपरीत अवस्था है। जैसा हमने उत्तर और दक्षिण में देखा, उत्तर की बिल्कुल विपरीत अवस्था दक्षिण है, दक्षिण की विपरीत अवस्था उत्तर है। उसी तरीके से रक्त और लसिका एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो लसिका नीचे से ऊपर की ओर चलती है और शरीर में मुख्य रूप से सफाई करने का काम यही करती है। अगर हम इन पे ध्यान दें तो ये एक प्रकार का द्वैत है, लेकिन इसमें कंडीशन 3 बनी है। पहला, रक्त दो प्रकार का होता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। और दूसरा लसिका, जो रक्त के विपरीत प्रवाहित होती है। रक्त हमारे शरीर को पोषक तत्व देता है, सेल्स उस पोषक तत्वों को लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, बॉडी में एनर्जी क्रिएट करते हैं, और उसके बाद गंदे रक्त को, जो हमारी वेन सिस्टम होता है, उसमें डाल देते हैं। वहां से ये प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में दोबारा जाता है। वहां जाते हुए इनके विपरीत अवस्था में लिम्फेटिक सिस्टम चलता है, जिसमें गंदगी इकट्ठी होती रहती है। अगर हमारे शरीर में उचित गर्मी है तो लिम्फेटिक सिस्टम सारी गंदगी शरीर से बाहर फेंकता रहेगा, जो मुख्य रूप से 4 रस्तों से फेंकी जाती है। पहला श्वास, दूसरा
पसीना, तीसरा मल और चौथा मूत्र। अगर ये चारों प्रकार की गंदगी शरीर से सही प्रकार से निकलती है तो शरीर स्वस्थ रहता है, अन्यथा शरीर धीरे धीरे रोगी हो जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी बहुत सारे स्थान हैं जहां से गंदगी निकलती है, जैसे कानों से मैल बनता है, आंख में कीच बनता है, नाक में मैल बनता है, नाभि में सफेद सफेद सा कुछ निकलता है या मैल बनता है, और सबसे ज्यादा गंदगी निकलती है हमारे मुंह से, जो हम बोलने के माध्यम से लगातार निष्कासित करते रहते हैं। तो अगर ये सभी रास्ते खुले रहें तो हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, और रोग अगर आएगा तो या तो वो रक्त के दूषित होने की अवस्था में आएगा या रस के दूषित होने की अवस्था में आएगा। तो अगर हम इन दोनों में तुलना कर लें तो हम आसानी से रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि प्रकृति द्वैत है, ये भी दो रूपों को दर्शाती है। जीवन जीने के दो पहलू हैं, विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान जिसे हम जानते हैं क्योंकि इसे बहुत बार प्रयोग में लाया जा चुका है, तो ये किसी भी चीज को सिद्ध करने का दावा करता है, परंतु ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि बीपी, शुगर, थायराइड ठीक किए जा सकते हैं, परंतु आज तक कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ जिसने एक बार दवा खानी चालू करी वो पूरी जिंदगी खाता रहेगा। और दूसरा है अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है स्पिरिचुअलिटी। इसका ईश्वर से सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन। अध्यय और आत्म, अध्यय मतलब अध्ययन करना और आत्म मतलब स्वयं का। तो अध्यात्म का मतलब है जो व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करे वो आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाएगा, और जो व्यक्ति स्वयं का अध्ययन कर रहा है वो अपने शरीर में इन दोनों प्रकार की घटने वाली घटनाओं को महसूस कर सकता है कि उसके शरीर में ऊर्जा का ह्रास हुआ है या ऊर्जा का एकत्रीकरण हुआ है। अगर ह्रास हुआ है तो भोजन में परिवर्तन करके वो उसे बढ़ा सकता है, या ह्रास हुआ है तो भोजन में परिवर्तन करके वो उसे शरीर से निकाल सकता है। इस प्रकार हमारे जीवन की जो यात्रा है, जब हम जन्म लेते हैं और मृत्यु तक, ये पूरी की पूरी अध्यात्म और विज्ञान पर टिकी हुई है। जब तक हम विज्ञान का सहारा लेते हैं हम आसानी से ठीक हो जाते हैं, पर वास्तविक रूप से हम बीमारी को अपने शरीर में दबा रहे होते हैं। और जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं अपने शरीर की, अपने व्यक्तित्व की, तो ना केवल शरीर से रोग बाहर निकलता है बल्कि हम जीवन जीने के रहस्य को भी सीख जाते हैं। यहाँ पे द्वैत प्रकृति के बारे में बताया। चलिए, आज की क्लास का टाइम ओवर हो गया। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। किसी का कोई सवाल है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और आगे और बताएंगे तब पूछेंगे, अभी तो बहुत बेसिक है। ओके, फाइन। इतना तो समझ में आ हाँ जी, इतना तो समझ में आ गया है। चलिए, अच्छी बात है, मेरा प्रयास सफल हुआ। जी जॉली जी, पूछिए। जॉली जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए, माइक ऑन कीजिए। हाँ, मुझे एनिमा के लिए पूछना था। क्या पूछना है एनिमा के लिए? अब एनिमा लेना अच्छी बात है नहीं है या? मैम देखिए, प्रकृति का रूप बुरा कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो वो हानिकारक है। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उतना ले सकते हैं। वैसे अगर आप एनिमा लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि जब तक शरीर में बीमारी अधिक मात्रा में है तब तक रेगुलर लें, और जैसे जैसे बीमारी का प्रभाव कम होता जाए एनिमा को डिले करते जाइए। नॉर्मली एक व्यक्ति अगर एनिमा लेना चाहता हो तो महीने में एक बार से ज्यादा ना ले, स्वस्थ रहने के लिए। सर, बीपी और थायराइड अगर दोनों है तो शरीर की कौन सी प्रकृति होगी? देखिए, शरीर आपका ना अंदर से ठंडा पड़ चुका है तो खून का अभाव है। अगर रक्त बढ़ा देंगे,
जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, अगर आपके शरीर में बढ़ा दिए जाएं तो आपकी ये समस्या खत्म की जा सकती है। इसे हम ट्रांसवर्सल हीट के थ्रू जानते हैं। आगे की क्लासेस में मैं आपको ये बताऊंगा। सर बीपी लेकिन हाई है। देखिए, बीपी हाई होने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप तेज मिर्च मसाला खाते हैं, बीपी हाई हो सकता है। अगर आप ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, बीपी हाई हो सकता है। अगर आप तनाव में रहते हैं, बीपी हाई हो सकता है। अगर नसों में कोलेस्ट्रॉल है, बीपी हाई हो सकता है। नसें सिकुड़ गई हैं, बीपी हाई हो सकता है। आप प्रेशर में जिंदगी जी रहे हैं, बीपी हाई हो सकता है। तो कॉज बहुत सारे हैं बीपी हाई होने के। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बीपी क्या है। आगे चल के मैं आपको ये सारी चीजें धीरे धीरे करके समझाता चला जाऊंगा कि किस तरीके से काम करती हैं और होती है। अभी मैं बताऊंगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि बेस नहीं है अभी आपके पास। ओके सर। मेरे को जिस दिन टाइम मिला करेगा, मैं आप लोगों को एक क्लास दे दिया करूंगा। और जो जैसे मैंने आज की क्लास दी, आप लोग मुझे जितने लोग हैं पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपका एक ग्रुप बना के ये वीडियो भी डाल दूंगा, तो आप लोग इसे सुन भी सकते हैं। ठीक है, अपने नाम के साथ नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं आपका एक सर अलग एक ग्रुप और बना दूंगा। जी सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अभी मतलब ये जो एनिमा की बात हुई ना, तो एनिमा बहुत टाइम लिए तो उसकी वजह से क्या कॉन्स्टिपेशन हो गया है, हाँ तभी जी, उसको कैसा रिमूव कर सकते, रिवर्स कर सकते? अधिक भोजन खाइए, वजन बढ़ाइए, उससे अनीमिया का ठीक प्रभाव कम हो जाएगा। भोजन अधिक खाइए, क्या? भोजन अधिक खाइए, खाना अधिक खाइए, उससे वजन अच्छा, बढ़ेगा भोजन। और वजन के प्रेशर से अपने आप मल निष्कासित होने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे ओ, अनीमिया जो है छोड़ते चले जाइएगा। अभी तो छोड़ दिया है लेकिन कॉन्स्टिपेशन हो गया है उसकी वजह से। इसका कोई इलाज नहीं होता। इसका इलाज सिर्फ एक है, अपने वजन को बढ़ाना। वजन बढ़ेगा तभी आपके अनीमिया का प्रभाव खत्म होगा। नहीं तो ये सबसे गंदा फिर तरीका है, सबसे ज्यादा नुकसानदायक है बिना राय के अनीमिया लेना। इसी तरीके से कुछ लोग विरेचक के रूप में नमक का पानी पीते हैं। ऐसे केस में टोटली ड्राई इंटरनल जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन होती हैं, वो ड्राई हो जाती हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की औषधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उनको काफी स्ट्रिक्ट लाइफ जी के उसको बैलेंस करना पड़ता है, और एक लंबा प्रोसीजर होता है इसके लिए। ऐसी अनीमिया भी हाँ नुकसानदायक वही, है अगर ज्यादा लिया जाए तो। ये एनिमा की वजह से ड्राई हो गया, इंटेस्टाइन ड्राई हो जाता है ना, हम्म, तो उसके इसके लिए और वजन बढ़ा। हाँ, वजन बढ़ाना सर पड़ेगा। वजन, खाना ज्यादा खाइए। वजन बढ़ा है तो फिर शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा ज्यादा, मैम ऑलरेडी शुगर आ गया है। इस तरफ से निश्चिंत हो जाइए, शुगर इतनी जल्दी अटैक नहीं करती हमारी बॉडी पे। दूसरी बात यह है कि आप दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, बादाम रोगन 2-2 बूंद गर्म पानी में डाल के फेंट के पिए। ऐसा कम से कम 3 महीने गर्म पानी। लगातार, हाँ जी, 3 महीने लगातार कीजिए। इंटेस्टाइन में चिकनाई आ जाएगी। सर्दी ओके, सर्दी कर लीजिए। सर्दी के बाद तक आपका कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत राहत मिल जाएगी। अभी बादाम रोगन तीन, तीन दो बार दिन बूंदे में। बादाम रोगन 1 कप गर्म हम्म। पानी में दिन में 3 बार खाली पेट लीजिए, और 1 घंटे तक आगे पीछे कुछ नहीं खाना पीना। ओके। थैंक यू सर। सर सर पेशेंट को अगर एसिडिटी भी होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया में चुभन वाला दर्द होता है। वहां पे मल एकत्रित हो रखा है। आप ऐसे पेशेंट हाँ को जी। 3 दिन में एक हम्म। बार 1 गिलास गर्म मीठे दूध में 2 चम्मच अरंडी का तेल डाल के पिला दीजिए। उसे 2-3 बार में परेशानी होगी क्योंकि मल पतले होके निकलेंगे। उसके बाद ये दर्द भी खत्म हो जाएगा और आराम भी मिल जाएगा उसको। अच्छा, एसिडिटी में आराम आ जाएगा। हर चीज में आराम आएगा क्योंकि क्लेंजिंग हो जाएगी ना बॉडी की। एसिडिटी अपने आप कम हो ओके। जाएगी। और एसिडिटी एक्चुअली। ऐसे व्यक्ति को एल्कलाइन फूड खाने के लिए बोलिए। ओके। एसिडिटी क्रॉनिक है सर, मतलब कुछ भी बीमारी होती है, फीवर आता है तो उसके बाद एसिडिटी एग्रावेट हो जाती है, हाँ जी, हाँ वैसे जी। ठीक हो जाती है। इसके लिए आप सुजोग जानते हैं? हाँ जी। सुजोग में अपेंडिक्स रीजन पे 5 स्टार मैग्नेट लगवा दीजिए, और काले रंग का उस पे वो चलवा दीजिए, वाटर कलर। अप्रोक्सीमेटली 80% राहत इंस्टेंटली मिल जाती है। सर वाटरमेलन समझ नहीं आया, क्या कहा आपने? ब्लैक 5 कलर, स्टार मैग्नेट तक? हाँ ब्लैक जी। कलर वाटर कलर अपेंडिक्स हाँ जी। हाँ रीजन पे जी। लगवा दीजिए। ओके।
ठीक है, और ऊपर से ब्लैक 5 स्टार मैग्नेट लगवा दीजिए। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सर। मेरे पास जिस दिन भी टाइम होगा उस दिन मैं लगभग 7:30 बजे के करीब आप लोगों की यही क्लास ले लिया करूंगा, तो आप लोग पर्सनली अपना नाम और नंबर मैसेज कर दीजिए, मैं आपका ग्रुप बना दूंगा, तो ये वीडियोस आपको वहां मिल जाया करेंगी। ठीक है, और सर मीठे दूध, हाँ बोलिए। सर आपने मीठे दूध में जो अरंडी का तेल बताया वो 3 दिन में एक बार बोला है ना? हाँ जी, 3 तो दिन वो में एक बार। नाइट में लेना है या डे में, किस समय नहीं, लेना है? रात को सोते समय, खाना लगभग 3 घंटे पहले खा चुके हो, रात को सोने से 15-20 मिनट पहले 1 गिलास गर्म मीठे दूध में 2 चम्मच अरंडी का तेल डाल के घोल के पी के सो जाओ। ओके सर अभी मैं अरंडी स्टार्ट करी हूँ, तो वो कंटिन्यू करूँ? 11 डेज के लिए बोले थे। देखिए, आप चिकित्सक की देखरेख में है तो उनके हिसाब से चलिए। आप वही है ना जिन्होंने एनिमा लिया है हाई? हाँ, अनिमा की बात हुई, हाँ वही। ओके, हाँ, आप अरंडी का तेल ले लीजिए, आपको 11 से 21 दिन तक लगातार लेना पड़ सकता है, पर दूध तेज मीठा लेना। 1 महीना दूध लेना। मीठा मीठा तेज दूध लेना। मीठा दूध, ओके। बिना मीठा दूध के अरंडी का तेल ज्यादा काम नहीं करता। शुगर डाल के? जी, शुगर डाल के। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। मैं आपको द्वैत प्रकृति के बारे में बता रहा था। द्वैत प्रकृति का मतलब है प्रकृति के 2 स्वरूप, जैसे दिन और रात, ऋणात्मक और धनात्मक, अंदर और बाहर, अंधकार और प्रकाश, निर्भर और बलवान, ऊपर नीचे, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज का टाइम लगभग खत्म होने वाला है, हमारे पास मुश्किल से 40 सेकंड रह गए हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मेरी एक एडवाइस है, आप लोग फॉलो कीजिएगा। 1 लीटर की पानी की बोतल ले लीजिए और हर 5 मिनट 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। दिन भर में कम से कम 2 लीटर पानी जरूर पीजिए। 1 हफ्ते में आप अपनी बॉडी में मिरेकुलस चेंजेस देखेंगे। बहुत सारे रोग ठीक करता है ये। चलिए, गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर, वेलकम। गुड नाइट। थैंक्स सर। वेलकम। बच्चे का यहाँ खा लेना।